हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 10। तो हमने बेटा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के 4 से 5 लेक्चर हमने लगभग बेसिक्स में इन्वेस्ट किए थे और अब हम चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप बेटा 11th क्लास में हो, 10th से आए हो और आपको बहुत सारे बेसिक्स की जरूरत होती है, तो हम थोड़ा सा टाइम देकर आपको पढ़ाते हैं। तो इसमें आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा, अपने डाउट्स को प्रॉपरली दिमाग में बैठा कर कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैं चैट में देखता भी हूं, तो कोशिश किया करो चैट में कुछ उल्टा सीधा मत लिखा करो। जो आपके डाउट्स हैं सिर्फ उससे रिलेटेड बातें आप किया करो, तो ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था, मैं आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ के अब आप इस लेक्चर को देखने से पहले अपनी टेबल पर एनसीईआरटी रख लो, अपने पास नोट्स रख लो, मतलब जो बनाते हो, और साथ के साथ अब ध्यान से पढ़ते हुए चलोगे। क्या आपको समझना है मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्लास कर रिवाइज करूंगा, तो इसका मतलब वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। उसके बाद फिर हम इस क्लास का आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टारगेट है, मैं सेल वॉल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। तो मैंने आपको ये चीज क्लियरली बता दी थी कि भाई देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है। लिविंग का मतलब ये होता है कि उसमें से चीजों की मूवमेंट, आर पार चीजों की मूवमेंट हो रही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है जिससे चीजों की मूवमेंट आर पार हो रही होती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से हमारे पास अगर मैं आपसे कहूं, इसमें से आपको मैं अगर समझाऊं, तो ट्रांसपोर्ट जो इसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है, वो 2 तरीके का मेन होता है। पहला, अगर ज्यादा अमाउंट में कोई बड़ी चीज मूव करनी है, उसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो उसमें क्या आ सकता है, एंडोसाइटोसिस आ सकता है। एंडो का मतलब होता है सेल के अंदर चीज जा रही है, मतलब ज्यादा अमाउंट में। अगर वो सॉलिड होती है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, लिक्विड होती है तो उसे पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। याद आया आपको? जी सर। उसके बाद जब चीजें बाहर मूव करती हैं, है ना, बाहर मूव करती है। अच्छा, मैं आप में से बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम समझ पाता हूं। आप क्लास 11th में जब आते हो ना, तो आपको बायो समझ आती है पर वो वर्ड्स याद नहीं रहते। उसके लिए क्या करना है आपने, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो अपना एक रफ रजिस्टर बना लो। एंडोसाइटोसिस का मीनिंग लिख कर याद करने की कोशिश करो। तो जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते हैं ना अपने नोट्स में से, उन सब को जो आपने आज तक नहीं सुने थे या आपने कभी उनके मतलब नहीं समझे थे, अपने नोट्स की कॉपी से रफ में लिख कर उसका मतलब याद करने की कोशिश किया करो। उससे फायदा क्या होगा, जब वो आपको याद होने लगेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में आसानी होगी। मेरे कहने से करके देखो, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए, नोट्स बनाए, उसमें कोई नए वर्ड्स हैं, हाँ सर 30-40 तो होंगे, उन सबको रफ में कहीं लिख लो। ठीक है, और ऐसे लाइन बाय करके ये इसका ये मीनिंग है, और उसको याद करो। ठीक है, याद कर लो, तो उससे आपको आसानी होने लगेगी आगे की बायो पढ़ने में। एक बार करके देखना तो मुझे बताना, क्योंकि बेटा मैं समझ पाता हूं कि बहुत सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कतें आती हैं पढ़ते वक्त, और ये नेचुरल है, ये गलत नहीं है। कभी भी ऐसा मत समझना कि यार मैं बेवकूफ हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसका आईक्यू कम होता है और वो मेडिकल ना कर पाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सभी बच्चे मेडिकल कर सकते हैं और सभी का इतना आईक्यू है और सभी मेहनत कर सकते हैं। होता क्या है कि कई बार हम ये समझ लेते हैं कि यार हमें मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब क्योंकि हम बेवकूफ हैं। नहीं, आप कोशिश करो और पूरा ध्यान रखो, चीजों को समझो, बेसिक से आपको आएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट, उसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, या हम जैसे भी हमने बोला था एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस बताया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है भाई कोई चीज जो है वो मतलब स्पेसिफिक फॉर्म में जाएगी। जैसे कि मान लो गैस की बात करते हैं, क्या मेम्ब्रेन के आसपास आर पार गैस जा सकती है? हाँ, किसके हिसाब से? कंसंट्रेशन के हिसाब से। जहां ज्यादा अमाउंट होगा वहां से कम की तरफ जाएगी। सही है बेटा? ठीक है। इसके अलावा पानी मूव कर सकता है, पर पानी की मूवमेंट अगर सेल मेम्ब्रेन के आर पार हो रही है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं। यहां तक भी ठीक है? हाँ सर, यहां तक भी ठीक है। अब तीसरा मैंने आपको क्या बताया था बेटा? थर्ड था हमारे पास ये क्या नाम है, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो भी डायरेक्टली आर पार आ सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो पानी में घुलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और सोडियम, भाई उनकी हाई कंसंट्रेशन एक तरफ तो होती है, हाई से लो जाने के लिए पर मेम्ब्रेन उन्हें रोक देती है। तो मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन के चैनल होते हैं जो उनकी मूवमेंट को मदद करते हैं।
तो मूव अभी भी हाई से लो कर रहा है, तो जिसे हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो या अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती। क्लियर है कि नहीं, बताओ, सोचो। हाँ सर ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पास पंप होते हैं। पंप क्या करते हैं बेटा, एटीपी खर्च करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, पंप मेरे पास, मान लो मैंने ये पंप बना दिया, जिसे मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास जो पंप होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं। एटीपी क्यों चाहिए होती है बेटा, आप खुद बताओ मुझे, कि जब आप मोटर से पानी जो है ऊपर चढ़ाते हो पानी की टंकी में, क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं खर्च करनी पड़ती? हाँ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप नीचे से ऊपर भेज रहे हो। ऐसे ही अगर लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ किसी चीज को भेजते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसको एक खास तरह का मतलब प्रोटीन चाहिए होता है जिसके आर पार वो जाता है। वो प्रोटीन एटीपी को तोड़ता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपहिल या एक्टिव प्रोसेस, और वो होता है किसके थ्रू? पंप के थ्रू। पंप हमारे पास कहां होता है बेटा? कई जगह होता है। एक एग्जांपल आपको बताया गया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन में एक्सॉन होते हैं बेटा, उस एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर हमारे पास पंप होते हैं। कोई डाउट है क्या? सोचो, दिमाग में बिठाओ। हाँ सर ठीक आ रहा है समझ में। अब यहां से हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मेन रोल बताए थे, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जैसे कि एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, चैनल, पंप, इनकी बात करी थी। उसके बाद मैंने ये बोला था कि सेल मेम्ब्रेन की वजह से ग्रोथ भी होती है, क्योंकि आप खुद से देखो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल सी है ये। तो अगर आप यहां पर लिपिड डिपॉजिट करोगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? बता दो, ये चीज क्लियर है? हाँ सर ठीक है। सिक्रीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये जो एक्सोसाइटोसिस है ना, चीज बाहर फेंकना, इसी तरीके से रिलीज करने को हम सिक्रीशन बोलते हैं। उसके अलावा सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था। तो अब अगर आप देख पाए, ये सेल है हमारे पास। अब इस सेल में देखो ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस ने डिवाइड करके ऐसे दो न्यूक्लियस बना लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो ऐसे अंदर की तरफ बेंड कर सकती है ना, तो इस तरीके से दो सेल बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करती है। उसके बाद बेटा आपको उसमें पढ़ाया गया होगा एपिडर्मल टिश्यू में जंक्शंस के बारे में। होता क्या है कि एनिमल सेल में जब दो सेल एक दूसरे के पास होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, तो वो कई तरह के जंक्शंस बनाते हैं। एक बनाते हैं वो गैप जंक्शन। गैप जंक्शन वो होता है जिनमें से चीजें आर पार जा सकती हैं एक सेल से। दूसरा वो बनाते हैं एडहेरिंग जंक्शन, और एक बनाते हैं टाइट जंक्शन। तो ये कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन की मदद से बनते हैं। बस इतना याद रखना है कि सेल के अंदर जो जंक्शंस बनते हैं वो मेम्ब्रेन की हेल्प से बनते हैं। तीन तरह के जंक्शंस होते हैं, एडहेरिंग हो गया, गैप जंक्शन हो गया, और आपका कौन सा हो गया बेटा? एक टाइट जंक्शन हो गया। टाइट जंक्शन के बीच में से चीजें लीक नहीं कर पाती है ना, ये हमने अपने एपिडर्मल टिश्यूज वगैरह में ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। हाँ, अब यहां से मैं आपको सेल वॉल पढ़ाने जा रहा हूं। आपको क्या करना है इस लेक्चर में, अब यहां से जब मैं पढ़ाऊंगा उनको आपको सेल वॉल को नोट्स में लिखना है, ठीक है। अभी तक मैंने जस्ट पुराना रिवाइज किया। चलिए आगे आइए, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। जैसा कि मैंने जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड समझ में आता है? जैसे ये मार्कर है, एक रिजिड चीज है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो टूटेगा नहीं, तो रिजिड होता है। अगर कोई चीज रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो उसकी अपनी क्या होती है? शेप होती है। तो अगर ये सेल के बाहर है रिजिड स्ट्रक्चर, तो सेल को शेप देगा। एक बच्चे ने डाउट पूछा था बेटा उसके अंदर, चैट के अंदर, सर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उसको शेप कौन देता है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी बॉडी के बाहर कोई हार्ड स्ट्रक्चर है? नहीं। आपको शेप कैसे मिली हुई है? बोन से। तो बोन आपकी बॉडी के अंदर है ना, सोचो। हाँ सर अंदर है। तो जो हमें कोई शेप जो है वो दो तरीके से मिल सकती है। एक, कोई चीज बॉडी के बाहर है, या कोई चीज बॉडी के अंदर। ऐसे सेल में दो चीजें होती हैं, एक बाहर होता है तो सेल वॉल हो सकती है, कई बार सेल के अंदर भी कुछ होता है। जैसे बोन को आप क्या कहते हो? स्केलेटन कहते हो, और बोन और मसल को मिला के क्या कह सकते हो? स्केलेटल सिस्टम कह सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि सेल के अंदर धागे होते हैं, कुछ ऐसे थ्रेड होते हैं प्रोटीन के बने हुए, उन्हें हम साइटो का मतलब सेल, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो एनिमल सेल में वो साइटोस्केलेटल होते हैं जो उन्हें शेप देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? बताओ जल्दी से।
हाँ सर क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल वॉल। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है। देखो बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 13-14 साल का लगभग हो गया पढ़ाते हुए। ये 13-14 साल जो हैं वो कुछ कई बार ऐसे भी बीते हैं कि किसी किसी ईयर में मैंने बहुत बैचेस पढ़ाए, ड्रॉपर के, खासकर 11-12 के। तो मुझे मतलब ये पता हो गया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। ठीक है, आप में से बच्चे जो हैं ये सारी चीजें आपको नई फील हो रही हैं, तो मैं बहुत नीचे से पढ़ाने की चीजों को कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश करो, सीखो, है ना। ठीक है, मैं हर जगह में मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं ग्रांटेड नहीं लूंगा ना कि भाई मान लो ऐसा आपको आता हो ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप 9-10 से पढ़ के आ रहे हो और वो भी ऑनलाइन, पता नहीं कितना जानते हो। ठीक है, तो आओ इधर देखो, पहले सबसे पहले समझो सेल वॉल। मैं लिख रहा हूं कि दो जगह एनसीईआरटी लिखती है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल एंड फंजाई सेल। और उसके बाद आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे फंजाई सेल। ऐसा इसने क्यों लिखा है? क्या बैक्टीरिया में नहीं होती? ये यूकैरियोटिक सेल बना रहा है इसलिए लिखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई और एग्जांपल है जिनमें सेल वॉल है, अगर आपसे मैं पूछूं हैविंग सेल वॉल, तो आप लिखोगे एक बैक्टीरिया, एक आप लिखोगे बैक्टीरिया और दूसरा आप लिखोगे प्रोटिस्टा। दूसरा आप क्या लिखोगे? प्रोटिस्टा लिखोगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सोचो ध्यान से, बिल्कुल दिमाग में लगाओ। तो मैंने आपको ये बोला कि जो प्लांट है बेटा उसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो दो जगह मिलती है, एक प्लांट सेल में मिल जाती है और एक फंजाई सेल में मिल जाती है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में कुछ ग्रुप होते हैं। सम एग्जांपल है। सर ये थोड़ा कम समझ में आई बात, सिंपल समझो। प्लांट में सेल वॉल होती है, हाँ फंजाई में होती है, इतनी बात याद रहेगी। अच्छा, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है मैंने ये बताया वो आपको, वो बनी होती है सेलुलोज की, उस पर अभी बात करेंगे। और फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, क्लियर है। अभी इसको आगे लेके चलते हैं। आप पहले सेल वॉल के रोल जान लो, फिर मैं ये सारी डिटेल बताऊंगा जो मैंने यहां लिखी है। देखो भाई ये मेरे पास सेल वॉल है, आपको दिख रहा है सेल वॉल की अपनी एक शेप है, थोड़ा हार्ड सा है, और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल का सबसे पहला रोल अगर आपसे कोई पूछे तो वो रिजिड होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिजिड। ठीक है, और क्या करेगा? प्रोवाइड शेप। सही है, प्रोवाइड शेप। दूसरी चीज क्या है बेटा, हमारे पास कोई छोटी चीज जो है ना, कोई छोटी चीज अंदर जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी चीज, ध्यान दो बेटा, कोई बड़ी चीज जो है वो आसानी से अंदर नहीं जाती, सेल वॉल रोक लेगा। या हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया हो गया, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। देखो बड़ी चीज को कहते हैं मैक्रो, छोटी को कहते हैं माइक्रो। तो कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, उनको रोकता है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, कोई जो बड़ी चीज है ना, मान लो मुझे सेल वॉल के आर पार ले जानी, तो उसे छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ये बड़ी चीज हार्मफुल हो, तो हम ऐसे लिखेंगे कि सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे बचाती है? हम लिखेंगे इस बात को कि सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम, कहां से बचाएगी? फ्रॉम बैक्टीरिया एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल और बैक्टीरिया से बचाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या लिखा? हमने लिखा कि सेल वॉल रिजिड है, शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है किससे? बैक्टीरिया और मैक्रोमॉलिक्यूल। बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शन। सही है, इतनी चीज और समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, देखो मान लो सेल के अंदर किसी वजह से ऐसे पानी भर रहा है, सही है। जब ये पानी भरेगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगाएगा, देख पा रहे हो? ये पानी भरेगा, जैसे मान लो आप पानी भर लेते हो किसी बैलून में, तो वो प्रेशर लगाता है कि नहीं? अब उस प्रेशर की वजह से, देखो हमेशा समझना, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको समझाता हूं। ये सेल के अंदर पानी क्यों आ रहा है? सॉल्यूट खींच रहा है। सुन लो ध्यान से, सॉल्यूट खींच रहा है। तो जब सॉल्यूट पानी को खींचता है उसे हमने मान लो ऑस्मोसिस कह दिया। आप समझना मेरी बात। इस सेल के अंदर मान लो सॉल्यूट है, उसने पानी को अपने तरफ बुलाया, कहा कि तू पानी आ। पानी आया, पानी ने दीवार पर ऐसे प्रेशर लगाया, चारों तरफ पानी ने दीवार पे प्रेशर लगाया। अब दीवार कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो सॉफ्ट होती है, पर उसके बाहर हार्ड सेल वॉल है, वो उसे बचा रही है। तो जब पानी दीवार पर, सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगा रहा है या सेल वॉल पे लगा रहा है इनडायरेक्टली,
उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? पानी के अंदर एंट्री की वजह से दीवार पे लगने वाला प्रेशर, उस प्रेशर को रोकेगी, बचाएगी सेल वॉल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में किसमें सेल वॉल नहीं है? एनिमल सेल में नहीं है। तो क्या एनिमल सेल में पानी भरेगा तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी? नहीं, फट जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लास्ट कर जाएगी, जैसे बैलून फट जाता है। तो प्लांट सेल में जहां सेल वॉल होती है वो सेल को फटने से बचाता है। ये कैसे फट रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हम अगर फोर्थ रूल लिखें तो सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। अब ये ऑस्मोटिक बर्स्टिंग क्या है? पानी अंदर आ रहा है और कौन सा प्रेशर बना रहा है? मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वजह से ये फट ना जाए। तो ये काम कौन कर रहा है? सेल वॉल कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि सेल वॉल क्या करता है? हार्ड है, बड़े मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को रोकता है, शेप देता है और फटने से बचाता है सेल को। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार सेल वॉल जो है ना, उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। सेल वॉल को हम क्या मानते हैं? नॉन लिविंग मानते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में चैनल वगैरह होते हैं, पंप वगैरह होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बहुत एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको लिविंग लेते हैं। लेकिन जो सेल वॉल है ना, वो सेल ने एक केमिकल बाहर फेंका हुआ है। मतलब सेल वॉल बनी कैसे है? सेल के अंदर से कुछ केमिकल बाहर गया है, उससे सेल वॉल बनी है। और वो जो सेल वॉल है ना, वो बहुत एक्टिवली कोई रोल नहीं करती, बस सपोर्ट देती है। तो इसीलिए हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? नॉन लिविंग। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेल के अंदर कोई नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बताओ। तो हम क्या करते हैं बेटा? सेल वॉल को कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग, है ना, कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। पर कई बार क्या होता है, सेल वॉल जो होती है इंटरेक्ट भी करती है, पर नॉर्मली हम उसे नॉन लिविंग करते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार थोड़ा सा आपको ये जो बात थी ना, जो थोड़ी कम समझ में आई कि सर आप एक तरफ लिख रहे हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, पर सॉरी फंजाई में होती है, पर आपने यहां ये भी लिख दिया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? एक बार लेक्चर पॉज करके ये लिख लोगे जो लिखते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लोगे और फिर हम आगे चले जाएंगे। चलो आगे चले गए। अब आ जाओ, हम यहां आ गए। मैं चाह रहा था कि आप ये चीज एक बार फिर समझे जो मैंने पहले समझाई हुई है। देखो मेरी बात सुनो। अर्थ पर, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 5 ग्रुप में बांटा हुआ है। एक ग्रुप मोनेरा है, दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा है, तीसरा ग्रुप प्लांटेई है, फंजाई है, एनिमेलिया है। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं, सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, मोनेरा में कौन आता है बेटा? सारे बैक्टीरिया आते हैं। सर ये हमें याद कैसे होगा? बेटा मैं एक तरीका बताता हूं। आज क्या करना है तुम्हें? रफ में इस टेबल को 5 बार बनाना है और चैट में लिखना है कि सर हमने बनाया, हमें कुछ कुछ याद हुआ। क्योंकि अब आपका समय आ गया चीजों को याद भी करने का। पहले समझो हमने क्या किया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको 5 ग्रुप, जिन्हें किंगडम कहते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है। सर ये यहां क्यों बता रहे हो? अभी बताऊंगा क्यों। बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या सेल वॉल होती है? हां, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइकोप्लाज्मा। इसमें क्या है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, है ना। एक्सेप्ट आप क्या याद करोगे? माइकोप्लाज्मा। और इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? याद है आपको? केमिकल बताया था, कौन सा? पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। इसमें केमिकल कौन सा था? पेप्टाइडोग्लाइकेन। सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, पर आपको यह याद रखना है कि एक किंगडम मोनेरा होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अब ये जो किंगडम है, ये वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सब यूकैरियोटिक सेल हैं। तो आप जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो यूकैरियोटिक का ही तो पढ़ रहे हो। अब मेरी बात सुनो, प्रोटिस्टा में सभी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स आते हैं। कौन से आते हैं? सिंगल सेल के यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला डाइएटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड्स, प्रोटोजोआ। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोटिस्टा एक किंगडम है, बड़ा ग्रुप है, उसको 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। डाइएटम, डाइनो, फ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड, प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम आते हैं।
कुछ बच्चों को फील होता है, जब मैं छोटा था क्लास 9-10 में था, मुझे भी शायद 11th में ही मैं कंफ्यूज रहता था, मुझे प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ एक जैसा लगता था। नहीं, प्रोटिस्टा बड़ा ग्रुप है, उसमें 5 ग्रुप है, उसका एक ग्रुप है प्रोटोजोआ। उस जो आपने अमीबा और पैरामीशियम पढ़ा ना, वो प्रोटोजोआ में आता है। इनमें अगर सेल वॉल होती है प्रोटिस्टा में, वो सिर्फ इन 2 ग्रुप में होती है, डायएटम और डाइनोफ्लैजिलेट में। तो क्या मैं प्रोटिस्टा में लिखूं सेल वॉल होती है? मैं नॉर्मली नहीं लिखता, कुछ ही में है, सब में है नहीं। तो मेरे पास फिर सेल वॉल कहां बच गई? प्लांट किंगडम में बच गई और फंजाई में बच गई। इन दोनों में सेल वॉल होती है। अब प्लांट किंगडम को हम नाम देते हैं प्लांटेई। क्या नाम देते हैं? प्लांटेई लिख देते हैं। अब इसमें कौन कौन ग्रुप आता है? एक आता है एल्गी, एक आता है ब्रायोफाइट, एक आता है टेरिडोफाइट, और एक आते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक आते हैं एंजियोस्पर्म। आपके आसपास के जो पौधे हैं, जो आप अपने आसपास प्लांट देखते हो, वो सारे एंजियोस्पर्म है। कौन से प्लांट देखते हो? सर हम तो कोई प्लांट नहीं देखते। अच्छा, झूठ बोलेगा? तेरे आसपास नीम का पौधा, रोज होता है ना, तुलसी है, ये सब क्या है बेटा? ये सब एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें फ्लावर आते हैं। जब आप पहाड़ी एरिया पे कभी घूमने जाओ, सर हमें मम्मी पापा नहीं ले जाते, ठीक करते, तो इसी लायक है। अगर पहाड़ी एरिया में लेकर जाओगे, मतलब तुम्हें लेकर जाएं अगर, वहां पर एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, उसे कोन कहते हैं। वो वाले जो ट्री होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में मिलते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म। सही है, ठीक है। टेरिडोफाइट है ना, आपको दिखेंगे, फर्न होते हैं, आप डायग्राम देखेंगे बताऊंगा मैं। ब्रायोफाइट, ये जो प्लांट्स है ना, ये लैंड पर मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं? लैंड पर। और मेरे पास ये पानी में मिलती है। एल्गी कहां मिलती है? पानी में। ये सब प्लांट है, ठीक है। और फंजाई में भी सेल वॉल होती है, और वो किसकी होती है? काइटिन की। अब इनमें सब में सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। तो मैं आपसे अगर एक सिंपल सी भाषा में पूछूं, कितनी किंगडम बताई मैंने? सर आपने 5 बताई। मोनेरा, सारे बैक्टीरिया सेल उसी में आएंगे, ठीक है। हाँ, तो बैक्टीरिया में किस में होती है सेल वॉल? सब में होगी। किस में नहीं होगी? माइकोप्लाज्मा में। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। कोई डाउट है? नहीं। उसके बाद बच गए 4 ग्रुप। प्रोटिस्टा जो खुद है 5 ग्रुप में डिवाइड होता है, उस प्रोटिस्टा में 2 में सेल वॉल होती है, तो हम कई बार क्लियरली लिखते नहीं है फिर उसे। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? प्लांटेई और फंजाई लिखा है। एनिमिलिया मतलब एनिमल्स हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती बेटा, इसमें सेल वॉल नहीं होती। और काइटिन की सेल वॉल इसमें होती है, और इनमें सब में किसकी होती है? सेलुलोज की सेल वॉल। किसकी होती है? सेलुलोज की सेल वॉल होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको ये इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या करा? प्लांट सेल और फंजाई, ध्यान से सुने, प्लांट सेल और फंजाई सिर्फ इन दोनों में लिखा है, और इसमें सेलुलोज की होती है और इसमें काइटिन की होती है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। इसीलिए मैंने बता दिया है कि बैक्टीरिया में भी होती है, और प्रोटिस्टा में कुछ एग्जाम्पल हैं। अब नोट्स रेलेवेंट लग रहे हैं, क्योंकि जब हम बेसिक सीख लेते हैं तो हमेशा नोट्स रेलेवेंट लगते हैं। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है तुझे बेटा, ये लिखना भी है और याद करना है। 5 बार लिखना है ताकि तुझे आइडिया हो जाए, ठीक है, कौन कहां प्रेजेंट है। जैसे मैं तेरे को एक एल्गी का नाम पढ़ाऊंगा, मान ले स्पाइरोगायरा, बचपन में सुना है तुमने, तो स्पाइरोगायरा इसमें आएगा, तो सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? होगी सर, होगी, बिल्कुल होगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगा मशरूम, मशरूम फंजाई है, इसमें आएगा, तो सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। ठीक है, आगे चल, आगे देख बेटा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैंने आपको ये डायग्राम पढ़ाया, ये चीज डायग्राम चित्र नहीं है, एक टेबल है, मैंने जब ये टेबल पढ़ाई तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये सारे लैंड पर मिलते हैं और ये प्लांट जो है पानी में मिलता है। हम जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो नॉर्मली हम प्लांट सेल का आपको पढ़ाते हैं। तो सेल वॉल मेरे पास जो पानी में मिल रहा है उसकी में हल्का डिफरेंस तो होगा ना भाई, पानी में कंडीशन अलग है और लैंड में कंडीशन अलग होती है। तो आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एल्गी की सेल वॉल के बारे में बताया और फिर नॉर्मल सेल वॉल के बारे में बताया। इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट के सेल वॉल हम इनको कंसीडर कर रहे हैं और एल्गी वाली अलग है क्योंकि उसमें पानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो आपकी एनसीईआरटी क्या करती है, प्लांट सेल वॉल की बात करेगी। जो सेल वॉल की बात कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट सेल वॉल पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल पढ़ रहे हैं प्लांट सेल वॉल की। सही है सर, प्लांट सेल वॉल पढ़ रहे हैं। तो प्लांट सेल वॉल में सबसे पहले हम किसकी सेल वॉल पढ़ रहे हैं, एल्गी की। किसकी पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट एल्गी की पढ़ रहे हैं। क्यों एल्गी की पढ़ रहे हैं भाई, एल्गी पानी में मिलता है, तो उसकी सेल वॉल में कुछ अलग होगा क्या? बिल्कुल अलग होगा, अभी बता देते हैं आपको। देखो
भाई ये सबको दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हाँ सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। ये सेल वॉल है। हां सर, ये सेल वॉल है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुन लो ध्यान से। हमारे पास, ध्यान से सुनना, सेल वॉल कैसी, ये सेल वॉल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एल्गी की सेल वॉल है उसको थोड़ा जूम कर देते हैं ऐसे। उसमें क्या होता है, मेनली ऐसे धागे होते हैं। ये धागे हैं सेल वॉल में। ये धागे बने होते हैं सेलुलोज के। ये धागे किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। तो सेलुलोज के धागे होते हैं। बीच में कुछ और थ्रेड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ केमिकल डिपॉजिट होता है यहां पर। कुछ केमिकल भी डिपॉजिट होता है यहां पर, ठीक है। तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज तो होता ही होता है। उसके साथ बेटा, उसके साथ मेरे पास गैलेक्टन होता है। अब ये गैलेक्टन मेनन क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। गैलेक्टन होता है, फिर एक और केमिकल होता है, उसे मेनन कह देते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेनन। ये कार्बोहाइड्रेट है सब, है ना, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो गैलेक्टन और मेनन हो गया। सेलुलोज मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। और उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो हार्डनेस देता है, जो स्टिफनेस देता है। आप हमेशा याद रखो, पानी के अंदर जैसे शंख वाले, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, वो मिलते हैं, उनमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है? हाँ, होता है। तो जो पानी में एल्गी मिलती है उनमें भी कहीं कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, थोड़ा सा हार्डनेस देने के लिए सेल वॉल में, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्गी की सेल वॉल में मेन कंपोनेंट क्या है, आप कहोगे सेलुलोज, ठीक है। क्लियर है? ये बात सही है। उसके अलावा एडिशनल चीजें क्या है? गैलेक्टन और मेनन नाम के दो कंपाउंड है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है। सर हमें गैलेक्टन नहीं पता क्या है बेटा, अभी बुक में बताऊंगा तुझे, पर तुझे सिर्फ नाम याद करना है। पहली बात, वाई वी आर स्टडिंग एल्गी सेल वॉल डिफरेंटली। वाई वी आर स्टडिंग? बिकॉज एल्गी पानी में होती है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो उसकी सेल वॉल में मेन कंपोनेंट क्या है? सर जी सेलुलोज है। उसके अलावा क्या होगा मेरे पास? गैलेक्टन है, मेनन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चार चीजें हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ सर, ठीक है, ये चार चीजें हमें समझ आ गई, ठीक है। अब क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर हमें किसका पढ़ना है? प्लांट का। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है भाई, देखो एल्गी की सेल वॉल के बारे में बता दिया। अब इन चारों की जो सेल वॉल होती है लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि ये सारे प्लांट कहां मिलते हैं? लैंड पर मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी लैंड, मतलब लैंड पर मिलने वाले किसी भी एक प्लांट की सेल वॉल की डिटेल आपको बताएंगे। सही है सर, बढ़िया। चलिए देखते हैं। हमने एल्गी की सेल वॉल की बात कर ली, ठीक है। हम आ जाते हैं, अब बात करते हैं प्लांट सेल की। सही है, प्लांट सेल की सेल वॉल, इसकी बात करते हैं। सही है सर, एल्गी भी प्लांट था। हाँ सर, पर मैंने उसको अलग से पढ़ा है, ठीक है। अब देखो जरा, हमारे पास सबसे पहले ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो सेल वॉल है इसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि इसके बाद भी कोई सेल वॉल बनती होगी। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर सेल वॉल होती है जस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? इट फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ऑल प्लांट सेल, इन ऑल प्लांट सेल हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल फॉर्म फर्स्ट, जो सबसे पहले बनती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल है इसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। मैं सेकेंडरी भी बताऊंगा, पर पहले याद रखो, जब भी कोई प्लांट सेल बनता है कैसे बनेगा भाई? आसमान से आएगा? नहीं, डिवीजन से बनता है। जब सेल डिवाइड करता है ना बेटा, तो सेल की डिवीजन से मेरे पास कौन सा सेल वॉल बनता है? प्राइमरी बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, वो क्या बनता है? प्राइमरी बनता है। तो प्लांट के अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर बनी है। उस प्राइमरी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। चलो उसको थोड़ा सा जूम करते हैं। इसका मतलब मैं इसको जूम करके इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं। चलो देख लो। हां भाई, ऐसे मैंने जूम कर दिया।
इसमें मेरे पास सेलुलोज के धागे हैं, ऐसे ऐसे सेलुलोज के धागे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको एक थ्रेड कनेक्ट करता है जिसे हम पैक्टिन कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये धागे हैं सेलुलोज के। तो सेलुलोज के धागे बहुत पतले, छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, माइक्रोफिब्रिल कहते हैं उन्हें, सेलुलोज के पतले धागे। उसके अलावा इन्हें कनेक्ट कर रहा है जो, उसे हमने क्या लिख दिया, पैक्टिन लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास इस पैक्टिन से कनेक्ट होता है ऐसे, इसको हेमीसेलुलोज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेमीसेलुलोज। सर ये तो एल्गी से अलग कंपाउंड लिख रहे हो, हां बेटा, हेमीसेलुलोज। और उसके अलावा बीच बीच में यहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेल वॉल का, प्राइमरी सेल वॉल का। ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल की, तो इसका मैं अगर आपसे केमिकल कंपोजिशन पूछूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा सेलुलोज, ठीक है। उसके साथ क्या लिख रहा हूं मैं, हेमीसेलुलोज। उसके साथ क्या लिख रहा हूं मैं, पैक्टिन लिख रहा हूं। और उसके साथ में क्या लिख रहा हूं, प्रोटीन। ये चार चीजों की सेल वॉल मिली हुई है। इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, ये मेन कंपोनेंट है, सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, मुझे बताओ, आपके घर में सब्जी बनती है, सबके घर में बनती है। आप पूछते मम्मी किसकी बनाई, मम्मी कहती है आलू गोभी, मतलब आलू और गोभी दोनों हमने बराबर बनाया, डाला है। कई बार मम्मी कहती है आलू की बनाई है आज तो बस, इसका मतलब आलू मेन कंपोनेंट होगा। क्या सिर्फ उसमें आलू डलता है, नहीं, मसाले भी तो हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखते हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो क्या सिर्फ उसमें सेलुलोज है, नहीं, और भी चीजें हैं, पर सेलुलोज मेन है, आलू मेन होता है ना उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट में जो सेल वॉल है, वो मेनली सेलुलोज की बनी है, पर एल्गी में अलग कंपोनेंट है उसके साथ, और मतलब बाकी जो लैंड प्लांट है उसमें अलग है, ठीक है। और जो सेल वॉल सबसे पहले बनती है प्लांट में, उसके बाहर, उसे हम कौन सी सेल वॉल बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। कोई डाउट है अपने दिमाग में, बताओ क्या? नहीं सर ठीक लग रहा है, सेल वॉल ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये सेल वॉल हो गई है ना, ये सेल वॉल की कंपोजिशन हो गई। अब कई बच्चों को बेटा सेल वॉल एक बार बता देते हैं आपको पूरा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। देखो सेकेंडरी सेल वॉल कहां आती है, मेरी बात सुने ध्यान से। मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। हां सर सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है हमें, इसे मैं पीसीडब्ल्यू कह रहा हूं। व्हाट इज पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल। अब होता क्या है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मान लो आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सेल वॉल बनी, ये प्राइमरी सेल वॉल बनी। और ये बनी कैसे थी भाई, सेल ने अपने अंदर से कुछ चीजें बाहर भेजी थी, तब जाके ऐसे प्राइमरी सेल वॉल बनी थी। होता यह है कि सेल जब ग्रो करता है तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करती है। सेल जब ग्रो करता है तो प्राइमरी सेल वॉल भी क्या करती है, ग्रो करती है। आप समझ रहे हो ध्यान से, जब सेल ग्रो करता है तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करती है। आप इस चीज को ध्यान रखो, सेल ग्रो करेगा तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो करेगी। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये जो पीसीडब्ल्यू है, क्या इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ हो गई है। सेल ग्रो किया है, ये भी ग्रो करेगी, ठीक है। अब मान लो सेल का ये मैक्सिमम साइज आ गया, अब ग्रोथ नहीं हो रही है। समझो ध्यान से भाई, सेल जब बना था इतना बड़ा था, अब उसकी ग्रोथ हुई तो प्राइमरी सेल वॉल की भी ग्रोथ हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल का जब मैक्सिमम साइज आ जाता है, अब उसके बाद जो सेल वॉल आती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, पहला पॉइंट, इट फॉर्म व्हेन सेल रीचेस टू मैक्सिमम साइज। ये बात समझ में आई है बेटा, सोचो।
रीचेस का मतलब पहुंचना, मैक्सिमम साइज पे पहुंच गया। उसके बाद अब उसकी समझ लो, उसके बाद अब मतलब ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। अब ये आती कैसे है देखना। सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे आती है कि सेल के अंदर से ही आएगी और प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आएगी, यहां आएगी सेकेंडरी सेल वॉल। ध्यान से देखना बेटा, यहां सेकेंडरी सेल वॉल आएगी ऐसे, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। क्योंकि अब साइज बढ़ना नहीं है, मैक्सिमम साइज आ गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी सेल वॉल कब आती है, जब सेल की ग्रोथ पूरी हो जाती है। और वो कैसे होगी बेटा, ये देख लो। तो हम लिखेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप या फॉर्म किसके बीच में, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनती है। कोई डाउट है तो सोचो। नहीं सर ठीक से लग रहा है, प्राइमरी और उसके बीच में बनी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ नहीं करती क्योंकि सेल का मैक्सिमम साइज आ चुका है। तो सेकेंडरी सेल वॉल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करती। अब थोड़ा सा मुझे आपको क्लियरली करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो बेटा, ये देखो, ये मान लो सेल है प्लांट सेल, ठीक है। इस प्लांट सेल ने जो सबसे पहले सेल वॉल बनाई, जो सबसे पहले सेल वॉल बनाई, ये कौन सी बनाई बताओ, अभी समझ में आ रहा है। मान लो ये मेरे पास, ध्यान से समझना, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी सेल वॉल है। सेल का साइज बढ़ सकता है, हां सर साइज बढ़ सकता है। तो सेल का ये साइज मैक्सिमम हो गया, तो प्राइमरी सेल वॉल भी ऐसे मैक्सिमम हो गई, ये आ गई। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है। मुझे एक बात तो ये पता चल गई, ठीक हो गई बात। अब क्या होगा, अब देखो मैंने सेल को ग्रोथ कर दिया, सेल की ग्रोथ हो गई। अब ये सेल का मैक्सिमम साइज है, अब ग्रोथ नहीं होनी। अब क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम सेकेंडरी सेल वॉल ला सकते हैं। ये मैक्सिमम साइज हो गया, अब हम सेकेंडरी सेल वॉल लाएंगे। सेकेंडरी सेल वॉल ये आती है ऐसे, ये आती है इसके बीच में और धीरे धीरे आती है। पहले एक बार ऐसे आएगी, फिर और आएगी, ऐसे करके इस तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल आती है। ठीक है, ये सेकेंडरी आ गई। अब जरा देखते चलना, प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज है, हां सर। उसके अलावा पैक्टिन है, हां सर। और क्या था बेटा, हमारे पास हेमीसेलुलोज था, और साथ में क्या था, हमारे पास प्रोटीन्स थी। ये चीजें थी, है ना, प्रोटीन्स थी, सही है। ये सेकेंडरी सेल वॉल में अलग केमिकल्स होते हैं बेटा। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, इसमें हमारे पास कई बार क्या होता है, लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है, वो हार्ड बना देता है, मेक सेल हार्ड, डेड भी बना देगा, सेल को हार्ड बना देगा और डेड भी कर देगा सेल को। ठीक है, क्लियर, वो रीजन बताऊंगा। या कई बार क्या होता है बेटा, मेरे पास पैक्टिन और ज्यादा आ जाता है, और ज्यादा पैक्टिन आ जाता है। हमने थोड़ा बनाया था, ज्यादा पैक्टिन आ जाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन हो सकती है, पैक्टिन हो सकती है। आप एक बार जरा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करना। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, हां सर सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कुछ इस तरीके की होती है। ध्यान से देखना बेटा, प्राइमरी सेल वॉल कुछ इस तरीके की होती है। ऐसे ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये कुछ इस तरीके की होती है।
ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है बेटा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की होती है, इनके बीच में गैप होता है। अब मेरी बात सुनो, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, वो जिस केमिकल की बनी होती है उनमें कोई गैप नहीं होता, एकदम ऐसा होता है, इसमें से चीजें आसानी से जाती नहीं है। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, धीरे धीरे कई बार क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो प्राइमरी में भी भरता जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल कम होती जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। डिमिनिश मतलब खत्म हो सकती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल ऐसी होती है कि उसमें से चीजों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें से मेरे पास मुश्किल हो जाएगा कि पानी जा सके अंदर, ग्लूकोज जा सके। मान लो ग्लूकोज छोड़ दो, ऑक्सीजन का जाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, तो सेल डेड हो जाएगा अगर ये लिग्निन का हो। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है, फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। और वो किसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सेल इन अर्ली स्टेज। बाद में मेरे पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, लेटर स्टेज में बनती है। और अगर इफ इट इज ऑफ लिग्निन, अगर वो लिग्निन की है, लिग्निन एक ऐसी चीज होती है जो सेल को क्या करेगी, डेड बना देगी। क्योंकि अलग अलग चीज की हो सकती है, लिग्निन की हो सकती है, पैक्टिन की हो सकती है। इफ इट इज ऑफ लिग्निन इट कैन मेक सेल डेड। जैसे आपने स्क्लेरेनकाइमा सेल्स सुने हुए हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, तो ये उसको डेड बना सकती है। सोचो इस बात को, डेड बना सकती है। तो हम यहां पर अगर कंपैरिजन पे आए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की, तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं आपसे अगर बोले, तो मैं आपसे कहूं कि भाई देखो, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ किसकी बनी हुई है, इट फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, इट फॉर्म लेटर, ये बाद में बनती है। इनकी पोजीशन बताओ। ये होती है आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनती है। ये वाली कब बनेगी, इट इज इन बिटवीन, किसके बीच में है बताओ, सोचो, इन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में है कि नहीं, बताओ खुद से, उन दोनों के बीच में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, इट कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकती है। मैंने कहा ना, जब सेल की ग्रोथ होती है तो ये ग्रो कर सकती है। इट कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी ये मैच्योर सेल में बनती है। ठीक है, क्लियर है। ये प्रेजेंट होती है लिविंग सेल में, प्रेजेंट इन लिविंग सेल। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, इफ लिग्निन प्रेजेंट है तो सेल क्या होगा, सेल बिकम डेड। उसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। दूसरा, ये क्या है बेटा, किसकी बनी है, सेलुलोज की, और किसकी बनी है, हेमीसेलुलोज, और किसकी बनी है, लिग्निन की, सॉरी क्या था, पैक्टिन, प्रोटीन, इनकी बनी है। अब इसमें कई कंपोनेंट हो सकते हैं क्योंकि ये तो डिपोजिशन टाइप से, डिपोजिशन मतलब इकट्ठा हो रहा है कोई चीज। तो ये बनी है किसकी, लिग्निन हो सकता है। लिग्निन के अलावा मेरे पास पैक्टिन भी होता है कई बार ज्यादा अमाउंट में, या कई बार सुबिरिन होता है। सुबिरिन वैक्स होता है बेटा, एक तरीके का मोम, समझते हो, वैक्स जैसी चीज होती है जिससे डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। प्लांट में क्या होता है बेटा, प्लांट में हमारे पास एक स्ट्रक्चर और होता है, उसे मिडल लैमेला कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा। इधर देखो, ये आपको सारे प्लांट सेल बने हुए हैं, ध्यान से देखना जो मैं बनाने वाला हूं। ये सेल मेम्ब्रेन है, हां सर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाली भी प्राइमरी सेल वॉल है, और ये वाली भी सेल मेम्ब्रेन है। अब आप ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है इसे देखो ध्यान से, ये प्राइमरी सेल वॉल के बीच में है, इसे कहते हैं मिडल लैमेला। तो ये 1 और 2 ये नेबरिंग सेल हो गए, तो 2 नेबरिंग सेल को ये चीज कनेक्ट कर रही है, ये जो पिंक कलर का है, इसे मिडल लैमेला कहते हैं। तो मिडल लैमेला क्या है बेटा, मिडल लैमेला क्या है, मिडल लैमेला क्या है, ये लेयर होती है। इट इज लेयर
प्रेजेंट बिटवीन टू नेबरिंग सेल, दो नेबरिंग सेल को प्लांट में कनेक्ट करती है, दो नेबरिंग सेल को इन प्लांट कनेक्ट करती है हमारे पास क्या, मिडल लैमेला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मिडल लैमेला क्या है, एक लेयर है जो दो नेबरिंग सेल को, जो दो नेबरिंग सेल को प्लांट में कनेक्ट करती है। जैसे ये और ये, मान लो इसको इसके साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, कनेक्ट कर रही है। अब ये किसकी बनी है? जैसे मैंने कहा कि ये मिडल लैमेला, मैं ऐसे ही तो पढ़ाता हूं, ये मिडल लैमेला, इसका क्या रोल है? उनको ग्लू करती, चिपकाती है दो सेल्स को, सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। किसकी बनी हुई है? तो मैंने इसको कनेक्ट लिख दिया, तो ये लिख सकते हैं इट ग्लू टू नेबरिंग सेल। ठीक है, दो नेबरिंग सेल को ये जोड़ती है। अब ये किसकी बनी हुई है? मेडअप ऑफ, किसकी बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट। ये जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है? ये बनी है कैल्शियम पैक्टेट की। मतलब कैल्शियम, देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनेंगे। आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा है? हां सर सुना है, ठीक है। आपने कॉपर सल्फेट सुना है? कॉपर के साथ सल्फेट, ऐसे ही क्या है, पैक्टेट है। पैक्टेट नेगेटिव चार्ज होगा, कैल्शियम पॉजिटिव नेगेटिव मिलके सॉल्ट हो गया। तो होता क्या, मेरी बात सुनो, पैक्टिन एक केमिकल था, उसने क्या किया, कैल्शियम के साथ मिलके एक सॉल्ट बना दिया जिसने मिडल लैमेला को बनाया। उसका नाम कैल्शियम पैक्टेट है। क्या है? कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। कैल्शियम और साथ में पैक्टिन है ना, पैक्टिन है, दैट इज कैल्शियम पैक्टेट, इसकी बनी हुई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमारे अंदर न्यूरॉन्स हैं? हाँ सर न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? न्यूरॉन्स का मतलब होता है वो कोऑर्डिनेट करने वाले सेल्स होते हैं, सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराते हैं। वो उसके साथ जुड़ा है, वो उसके साथ जुड़ा है, एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन करते हैं। हाँ सर ठीक है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि प्लांट में न्यूरॉन होते हैं? नहीं सर, प्लांट में न्यूरॉन नहीं होते। तो उनमें कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ होता होगा। हाँ सर, कुछ हार्मोन्स होते हैं, हमने कभी कभी सुना है, नहीं सुना तो सुन लो मेरी बात। प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, प्लांट के बहुत सारे सेल आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बहुत बड़ा घर है जिसमें मतलब पूरे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, पर वो एक कॉमन कुनबा है, मतलब कॉमन मतलब एक बहुत सारी फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक चीज कर ली। उन्होंने क्या किया कि ठीक है हम अलग अलग घर में रह रहे हैं, पर हमने एक एक गेट अपने पड़ोस वाले घर से जोड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेम फैमिली के लोग हैं। मतलब बहुत ऐसा कुछ किया हुआ है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है कि भाई उनके कुछ गेट आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही क्या करते हैं प्लांट सेल, क्या चाहते हैं कि भाई उनका साइटोप्लाज्म दूसरे सेल से जुड़ा रहे। जैसे देखो, आप देख रहे हो ये सेल है, ये सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म यहां से जुड़ा हुआ है, तो यहां कोई लेयर नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मिडल लैमेला कहां नहीं होती, जहां पे मुझे कनेक्शन बनाना है, तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो प्लांट सेल में कनेक्शन बनते हैं जहां ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ना सेल वॉल होता है, और ना वहां मिडल लैमेला होती है। इस कनेक्शन का नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ऐसे ही कनेक्शन आप एनिमल्स में गैप जंक्शंस बोलते थे। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? जहां पर मिडल लैमेला एब्सेंट होती है, मैं ऐसे लिखते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है बेटा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और ये क्यों है? क्योंकि भाई सेल आपस में बात करते रहे ना कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, क्या प्लानिंग है उनकी। भाई देखो, अगर सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो चलेगा नहीं। शुरुआत में जब सेल डिवाइड करके बनते हैं ना, तो आपस में वो बातचीत करते रहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से, भाई तुझे क्या करना है, तुम्हें किस में मैच्योर होना है, ऐसे करके। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग प्लांट सेल्स। नेबरिंग प्लांट सेल में ऐसा होता है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां पर क्या होगा, मैं लिख सकता हूं मिडल लैमेला यहां एब्सेंट है, या मिडल लैमेला सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, या मिडल लैमेला हम लिख सकते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सब यहां पर एब्सेंट होती है। तो अभी यहां पर जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये सेल वॉल कंप्लीट बताया, मैं रिपीट कर देता हूं। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल फंजाई में।
फंजाई की किसकी बनी है, काइटिन की। सर डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम उसकी। प्लांट की सेल वॉल मैंने एल्गी की अलग बताई, केमिकल बता दी है, पर एल्गी में भी मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। वाई कैल्शियम कार्बोनेट? एक्वेटिक लाइफ में जब आप जूलॉजी भी पढ़ोगे ना, वहां पर आपको दिखेगा कि जो चीज जो पानी में रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को अडॉप्ट किया है कैल्शियम कार्बोनेट की तरह से, और जो लैंड पे रहते हैं उन्होंने सिलिका रखा है। सिलिका समझ में आता है? सिलिका होता है SiO2, है ना, जो मिट्टी होती है वो सिलिका ही होती है। तो लैंड पर कुछ प्लांट ने सिलिका रखा है, पर पानी वालों ने क्या रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हमने आपको बताई सेल वॉल जो सबसे पहले बनती है उसे प्राइमरी कहते हैं, उसमें 4 चीजें बताई थी। उसकी ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है, पर जो बाद में बनती है उसे सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी में कोई स्पेस नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं प्लांट को कुछ पर्टिकुलर रोल के लिए काम करती है। जैसे कई बार क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का मेन पर्पस होता है सेल को थोड़ा सा हार्ड बनाना, ठीक है। तो ये जो कॉलेनकाइमा होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल होनी चाहिए, और पैरेनकाइमा भी हो सकती है, पर डिपोजिशन में फिर पैक्टिन होगा, ठीक है। लिग्निन जो डिपॉजिट हो जाता है उससे वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बन जाते हैं, डेड सेल्स होते हैं वो। कोई सेल कैसे डेड हो जाएगा, मान लो मैं कहता हूं ये सेल डेड हो गया। डेड कैसे हो गया? चप्पल से मारा मैंने उसे? नहीं। डेड कैसे हो गया? डेड प्लांट सेल कैसे होता है, ना बाहर से कोई चीज अंदर आए, ना अंदर से बाहर चीज कोई बाहर जाए, तो वो उसकी सेकेंडरी वॉल में होता है। तो सेकेंडरी वॉल में केमिकल डिपॉजिट हो जाता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं ना। उससे क्या हो जाएगा, हार्डनेस तो मिलेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा सेल, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मिडल लैमेला बताया क्या होता है। मैं थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है आपको एक बार कार्बोहाइड्रेट की थोड़ा आइडिया दे दूं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। हल्का सा आइडिया दे देते हैं ताकि आपको आ जाए, पर उससे पहले मैं एक बार एनसीईआरटी की सेल वॉल बताऊंगा। सर आप ये क्यों बता रहे हो बेटा? मेरे को असल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर बायो का कोई मजा नहीं है। बायो मजेदार तभी है जब उसमें आपको समझ आ रहा हो, है ना। देखो देखो, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। देखो मैंने कहा था ना नॉन लिविंग है, खुद से देख लो। सेल वॉल कैसा है बेटा? सेल वॉल कैसा है हमारे पास? नॉन लिविंग लिखा है यहां पे, रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है, क्लियर है। और ये किसके बाहर है? आउटर है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सही है। किसमें है? फंजाई में और प्लांट में। मुझे बताओ मैं कौन सी चीजें छोड़ रहा हूं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, शेप तो देता ही है, प्रोटेक्ट भी करता है कहां से? सेल को, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज समझ में आता है? कोई बड़ी चीज, कोई अटैक, कोई चीज उसको तोड़ ना दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और किससे बचाता है? इन्फेक्शन, बाहर से बैक्टीरिया ना घुस जाए। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल का दूसरे सेल से इंटरेक्शन। मैंने कहा था कि भाई हाँ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। एंड प्रोवाइड बैरियर, है ना, बैरियर समझ में आता है, किसी बड़ी मैक्रोमोलिक्यूल को जाने नहीं देता। मैंने कहा था ना अनडिजायरेबल, मतलब ऐसा कोई मैक्रोमोलिक्यूल है बड़े साइज का जो सेल को नहीं चाहिए, उसको रोकता है। एल्गी की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, देख पा रहे हैं, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर ये आपने पढ़ाया है, ठीक है। वाइल इन अदर प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। कोई डाउट है? बता दो, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। द सेल वॉल इन यंग प्लांट सेल, प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, क्लियर है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी वॉल सेल वॉल इज फॉर्म। आप देख रहे हो, तो सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, तो जो प्लांट सेल जस्ट बना है, जो प्लांट सेल जस्ट बना है उसे यंग प्लांट सेल कह रहे हैं, उसमें प्राइमरी है और जिसकी ग्रोथ भी हो सकती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश्ड। अब कह रहा है कि भाई जो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड कैसे होगी, मैंने बताया था ना, जब सेकेंडरी सेल वॉल बढ़ेगी तो धीरे धीरे कुछ प्राइमरी का हिस्सा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इनर, इनर बन रही है प्राइमरी से, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी से इनर बन रही है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर, किसकी बात कर रहे हैं? मिडल लैमेला की, जो किसकी बनी है? कैल्शियम पैक्टेट की, जो दोनों सेल्स को, ग्लू का मतलब चिपकाना, डिफरेंट नेबरिंग सेल को आपस में चिपकाती है। सेल वॉल और मिडल लैमेला में भी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब होता है आर पार, तो कनेक्शन बनेगा ना दो सेल के बीच में, अगर आर पार कनेक्शन बनता है उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, जो नेबरिंग सेल को आपस में कनेक्ट करता है। तो मेरे पास अगर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसमें नहीं होगी, वहां पर ऐसा एक कनेक्शन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या यहां पर क्लियर है यहां तक? हाँ सर ये चीज ठीक लग रही है। अब आओ मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूं,
हमने सेल वॉल पढ़ ली। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट बताना है या पहले एंडो मेम्ब्रेन बताना है? चलो थोड़ा सा बताते हैं, आप बताना आपको कितना समझ में आया। नहीं होगा तो फिर मेरे को डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगा उतना जरूर समझा दूं आपको कार्बोहाइड्रेट जो बेसिक आपको आइडिया लग जाए पढ़ते वक्त। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, 10 मिनट में आपको समझा दूंगा मैं। सर इतने में आ जाएगा? उतना आ जाएगा जो तू वर्ड सुन रहा है उससे काम चल जाएगा। देख मेरी बात सुन, सबसे पहले ये समझ बेटा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो जिनका फॉर्मूला C6H12O6 का मल्टीपल या वैसा कुछ हो, वो भी छोड़ दे, नहीं पता। सिंपल ये समझ कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सब एक ग्रुप में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको ऐसे समझाया था, आपने एनिमल वर्ड सुना है? हाँ सर एनिमल सुना है। एनिमल के अंदर क्या आता है? काऊ, बफेलो, है ना, ये सारे आ जाते हैं। हाँ सर ये सारे आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको हमें समझना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको हमें समझना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन सबको मिलाकर हम क्या नाम दे देते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नाम दे देते हैं। ये चीज समझ में आ रही? इन सबको मिलाकर हम किसका नाम दे देते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नाम दे देते हैं। ये चीज समझ में आ रही? इनको हम एक और वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, सैकेराइड। सैकेराइड, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो इन सबको मैंने नाम दे दिया कार्बोहाइड्रेट, सबको एक कॉमन नाम दे दिया। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या दो एक नाम और हैं, वो मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं सैकेराइड। सैकेराइड या शुगर, ये समझ में आ रहा है? कौन कौन मीठा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये थोड़े मीठे होते हैं, तो इनको मैंने क्या बोल दिया? सैकेराइड बोल दिया। समझ में आई कि नहीं पहले बताओ? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉमन वर्ड है इन सब के लिए। ठीक है, अब मैंने इनमें से ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। अगर कार्बन सेम है तो क्या अलग होगा? स्ट्रक्चर अलग होता। आइसोमर पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर अलग होगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई ग्लूकोज भी मीठा होता है, फ्रक्टोज फ्रूट्स में मिलता है वो भी मीठा होता है, ठीक है, और गैलेक्टोज ये भी मीठा होता है। तो इनके लिए वर्ड यूज करते हैं सैकेराइड। सैकेराइड शब्द का मतलब होता है शुगर। अब मुझे बताओ, ग्लूकोज मैंने इस सर्कल से दिखा दिया, इस कलर से, फ्रक्टोज इससे, तो ये अकेले अकेले हैं, तो इन्हें कहूंगा मोनोसैकेराइड। मोनो समझ में आता है? एक। भाई ये अलग अलग है ना, एक एक है, ये अलग अलग है, तो इन्हें मैंने बोल दिया मोनो। मोनो का मतलब एक, मोनोसैकेराइड। समझ में आया? अब मुझे बताओ, इस कलर से ग्लूकोज बनाया है और इस कलर से फ्रक्टोज बनाया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 2 हो गए। और फिर मैंने ग्लूकोज को मान लो ग्लूकोज से जोड़ दिया, ग्लूकोज को गैलेक्टोज से जोड़ दिया, तो इन सबको मैं क्या डायासैकेराइड बोल सकता हूं कि नहीं? सोचो भाई, व्हाट इज मोनोसैकेराइड? ये जो शुगर लिखी है ये अकेले अकेले लिखी, तो इन्हें मैंने क्या बोल दिया? मोनो बोल दिया, मोनो। लेकिन जब मैंने 2 को जोड़ दिया तो क्या बोल दिया? क्या बोल दिया भैया? डायसैकेराइड बोल दिया, 2 को जोड़ दिया। अब खुद देखो, अगर मैं ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ दूं, FRU, तो मेरे पास बनता है सुक्रोज। सुक्रोज जो चीनी आप खाते हो, तो सुक्रोज, मान लो ग्लूकोज 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, तो सुक्रोज में क्या 12 कार्बन नहीं होगी? हां सर, पर सुक्रोज क्या है? 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, इसलिए सुक्रोज को क्या बोलेंगे? डायासैकेराइड। सही है सर? अब देखो, मान लो मेरे पास ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, जब मैंने 2 ग्लूकोज जोड़े तो उसका नाम है माल्टोज। तो माल्टोज में भी 12 कार्बन है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? डायासैकेराइड। डाय मतलब 2, सैकेराइड का मतलब शुगर। अब ये देखो, आपने ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जोड़ दिया, गैलेक, तो इसका नाम बन गया लैक्टोज। ये मिल्क में होता है, लैक्टोज कहां होता है? मिल्क में। ये भी 12 कार्बन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास किसके आ गए? डायासैकेराइड के। तो आपको समझ में आई? सिंगल को कहते हैं मोनो, 2 को जोड़ते हैं डाया। अब जरा ये देखो, मैंने क्या किया? बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ दिए, तो चेन बना दी ना, तो इसे मैंने क्या नाम दिया? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब हुआ? मैंने N इंटू ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ दिए। बताओ जल्दी से, खुद सोचो, आ रहा समझ? और इस पॉलीसैकेराइड का नाम है स्टार्च। दिस पॉलीसैकेराइड इज स्टार्च।
क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दिस पॉलीसेकेराइड इज स्टार्च। इस पार्ट को आप कम से कम 2 बार देखोगे कार्बोहाइड्रेट वाले को, कोई बच्चा मक्कारी नहीं करेगा। बेटा देखो, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का कि आपको कब क्या बताना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं स्लो हूं मुझे पता है, पर मैं स्लो सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि मैं स्लो पढ़ाता हूं, मैं इसलिए स्लो हूं क्योंकि आप नए हो 11th में, आप में से बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए बायो को लेके। कई बार ऐसा फील हो कि यार हम कमजोर बच्चे, हमें बातें क्लास में तो समझ आती है पर डीप मीनिंग समझ नहीं आता। तो जब तक बायो की गहराई नहीं समझोगे, एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे? बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल काम है। तो हमें सारी बातें ध्यान से समझनी है। तो कार्बोहाइड्रेट में सेकेराइड शब्द का मतलब समझ लिया हमने। सेकेराइड मतलब मीठा, उसे शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज मीठा ये वाले हो गए, ठीक है। अब मोनो का मतलब अकेले अकेले हैं ये। अब इनको जब जोड़ा तो मुझे बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड समझ में आता है, जैसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड। तो यहां पर जब शुगर जुड़ते हैं ना, तो उस बॉन्ड का भी नाम बता देता हूं आपको। जैसे अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बताया था सर आपने? पेप्टाइड बताया था। यहां पर नाम है ग्लाइकोसिडिक। इसका मतलब ये जितने भी बॉन्ड बनाए हैं मैंने, इन सब का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक। तो जब आप बहुत सारे मोनोसेकेराइड जोड़कर ऐसे पूरी चेन बना दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। तो तुमने कभी क्लास 10th में वो पढ़ा था अमाइलेज? हां सर, हमें पढ़ाया गया था। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको डाइजेस्ट करूं तो क्या कहीं कहीं पर डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? इस बॉन्ड को तोड़ना। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ोगे। तो मुझे बताओ, अगर बाई चांस मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं तो ये दोनों तो जुड़े रह गए, तो क्या माल्टोज नहीं दिखेगा आपको? हां सर, दिख सकता है। तो आपको जो 10th में पढ़ाया गया था, तो ये पढ़ाया गया था कि जब आप स्टार्च का डाइजेशन करते हो तो ग्लूकोज बनाते हो। तो जब आप इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ोगे तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये ग्लाइकोसिडिक तोड़ोगे और इनको अलग कर लोगे। इनको क्या करोगे? अलग करोगे। भाई ये अलग हो गए, ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लोगे बॉन्ड तोड़ के। तो आपके पास फाइनली क्या बनेगा? ग्लूकोज। पर 2 ग्लूकोज का माल्टोज भी तो होता है, तो बीच बीच में कहीं माल्टोज भी मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। तो एक नॉर्मल बात समझ में आ गई। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हाइड्रेट्स मतलब छोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब बहुत सारी चीजों का ग्रुप, ठीक है। उसमें मोनोसेकेराइड समझ में आए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अगर उनमें से किसी 2 को जोड़ते हैं तो डायसेकेराइड। उनके भी नाम है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो मोनोसेकेराइड भी मीठे होते हैं, ये भी मीठे होते हैं, लेकिन ये मीठे नहीं होते, ये मीठे नहीं होते। पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं, स्टार्च मीठा नहीं होता, ठीक है, स्टार्च मीठा नहीं होता। लेकिन जब तुम खाना रोटी चबाते हो तो डाइजेशन होता है, धीरे धीरे ये टूटता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज मीठा लगता है। इसलिए रोटी थोड़ी देर चबाने के बाद हल्का मीठापन उसमें आ जाता है ना? ठीक है, आगे की कहानी, आगे की बात। अब देखो भाई, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को 3 टर्म में दिक्कत होती है। सर स्टार्च क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है? तो मैंने आपको कहा कि देख भाई, हमारे पास ये ग्लूकोज, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। पेन दिख रहा है? हां सर पेन दिख रहा है। ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। मैंने कहा यार ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, एक ये जिसकी कैप मैंने इस साइड कर दी, तो इस वाले ग्लूकोज को मैंने अलग नाम दे दिया, इस वाले को अलग नाम दे दिया। क्या फर्क है? एक की कैप इस साइड है, एक की कैप इस साइड है। तो इस वाले का जो नाम है वो अलग रखा, इसका अलग रखा। तो मेरे पास ग्लूकोज की भी 2 फॉर्म होती है। एक मैंने सर्कल बना रखा, उसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा मैं सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को सिर्फ। ये अल्फा डी ग्लूकोज है जो सर्कल से बना रखा है, और जो मैंने ऐसे बॉक्स से बना रखा है बीटा है, दोनों ग्लूकोज, पर ग्लूकोज की 2 अलग अलग फॉर्म है। सही है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टार्च है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का। मतलब ये सारे जो हैं अल्फा डी ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये सारा, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? सोचो ध्यान से। मतलब मैंने आपको बताया ग्लूकोज की 2 अलग अलग फॉर्म होती हैं, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। तो अगर मैं अल्फा ग्लूकोज को जोड़ूं
ऐसे चेन बनाओ, देख रहे हो, इस तरीके से चेन बनाओ और यहां ब्रांच बनती है, ये ब्रांच कहलाती है। फिर सीधी चेन बनाई ऐसे, फिर ये ब्रांच आ गई यहां पर, तो ये जो बनता है इसे स्टार्च कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज का ही चेन बनाऊं तो इसे ग्लाइकोजन कहते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर स्टार्च में भी अल्फा डी ग्लूकोज है ये वाला और इसमें भी है, पर फर्क क्या है? आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें कम ब्रांचिंग है। आप देखो ये बहुत लंबी चेन गई फिर ब्रांच आई, इसमें छोटी चेन गई ब्रांच आई, फिर आगे गया फिर ब्रांच आया, फिर आगे गया फिर ब्रांच आया। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ज्यादा ब्रांच होता है, ज्यादा ब्रांच होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? स्टार्च कम ब्रांच होता है। सिर्फ यही फर्क होता है, चाहे ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करो या स्टार्च को डाइजेस्ट करो, मिलेगा तुम्हें क्या? मिलेगा तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज, ये यही मिलेगा। चाहे आप किसको तोड़ो, स्टार्च को तोड़ो या ग्लाइकोजन को तोड़ो। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम खाने में खाते हैं स्टार्च, सभी खाते हो, आलू खाते हो, रोटी खाते हो, स्टार्च होता है, उसको तोड़ के अलग कर लेते हो, ग्लूकोज अलग कर लेते हो आप। ये देखो, ये आपने ग्लूकोज अलग कर लिया, ऐसे 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 ग्लूकोज अलग कर लिया स्टार्च का। फिर आपकी ब्लड में चला जाता है वो ग्लूकोज, है ना। वो ग्लूकोज आपके एलिमेंट्री कैनाल से किस में चला गया? ब्लड में। ब्लड से वो ग्लूकोज चला गया सेल के पास। तो आपकी बॉडी के जो सेल हैं, ध्यान सुने, सेल में भी खास लिवर सेल, वो लिवर सेल या मसल का सेल, मसल आप पढ़ा होगा आपने, कोई स्केलेटल मसल होती है, जो भी है, तो मसल सेल और लिवर के सेल उस ग्लूकोज को लेकर यूज करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा आ जाएगा तो उससे ग्लाइकोजन बनाएंगे, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये मैं आपका होमवर्क भी रहेगा ये बात कि मुझे बताना कि भाई एनिमल को ग्लाइकोजन में क्यों स्टोर करना। एक हिंट मैंने ये बताया कि स्टार्च कम ब्रांच है, ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? ज्यादा ब्रांच है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हम खाने में क्या खाते हैं? स्टार्च, उसको तोड़ लेते हैं ग्लूकोज में, कुछ यूज हो जाता है, बाकी स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये क्लियर है। अब आते हैं सेलुलोज क्या होता है। ये सेलुलोज है। तो जब बीटा डी ग्लूकोज की चेन बनाओगे ना तो इसको सेलुलोज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेलुलोज बोलते हैं। आप समझो, इसको सेलुलोज बोलते हैं। तो सेलुलोज में अलग ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज, समझ रहे हो? सेलुलोज में अलग होता है। तो सेलुलोज, ध्यान से सुनेंगे, सेलुलोज, मुझे बताओ, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च, दे ऑल आर पॉलीसेकेराइड के? नहीं, बताओ, क्योंकि ये सारे शुगर के पॉलीमर है। यस, फर्क क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन में कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा वाला। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है? एक क्या है? कम ब्रांच है, एक ज्यादा ब्रांच है। बीटा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है उसे क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। यह फर्क होता है। ठीक है, क्लियर है। हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो ये वाला बॉन्ड तोड़ सके, ये वाला बॉन्ड जो सेलुलोज के इस वाले ग्लूकोज के बीच में है। हमारा अमाइलेज सिर्फ इन बॉन्ड्स को तोड़ सकता है ना, इसको या इसको बोल सकते हो, इनको तोड़ सकता है। इस वाले बीटा डी ग्लूकोज वाले बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, हमारा अमाइलेज ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, और इसीलिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, गाय भैंस कर सकते हैं। अगर हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर रहे होते तो फिर हम इतना काम में पढ़ा नहीं होता, तुम पढ़ नहीं होते, तुम और हम सब लोग अलग अलग पेड़ पे बैठ के पत्तियां खा रहे होते, है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि अलग है, सेलुलोज होता तो ग्लूकोज का ही है पर स्ट्रक्चर अलग है, और आपने पढ़ा हुआ एंजाइम जो होता है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। तो ये लॉजिक है बेसिक जो मैंने आपको समझाने थे। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपको नाम पता होने चाहिए सिर्फ, जैसे एक हेमी सेलुलोज है, ये भी पॉलीसेकेराइड है ना। ये भी क्या होता है? एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। ये हेमी सेलुलोज है, ये पैक्टिन है, ये भी बेटा आपका, मतलब ये सब क्या है? ये सारे क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं, या बेसिकली आप बोल सकते हो दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। पर इनके स्ट्रक्चर हमें याद करने नहीं, तुम्हें स्ट्रक्चर इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, गैलेक्टन, मैनन, लिग्निन, पैक्टिन, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये सब? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, मेरे को जैसे क्या हुआ ना, सेल वॉल जब पढ़ा रहा, मतलब पढ़ाने की मैंने सोची, तो मैं कहा यार बता देता हूं, नहीं तो आप बच्चे परेशान हो जाओगे कि आपको कुछ भी नहीं पता कार्बोहाइड्रेट के बारे में। थोड़ा सा समझ में आ गया? शुगर सैकेराइड मीठा होता है, मोनो भी मीठा होता है, डाया भी मीठा होता है, पॉली मीठा नहीं होता। पॉली के कुछ एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, कुछ और भी हैं, पर इनके स्ट्रक्चर नहीं पता होने चाहिए। इतना काफी, इतना चल जाएगा अभी फिलहाल।
बताओ, कर लो इतना, है ना, इतना करो कम से कम ना, इतना तो आना ही चाहिए आपको। आगे की कहानी बात कर लेते हैं बेटा। आगे बात करते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। देखो, आप सेल पढ़ चुके हो, इतना नोट कर लेना आप, पॉज करके लेक्चर ये चीज नोट करोगे आप एक एक। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये एक एक चीज आप नोट करोगे प्रॉपरली, ये वाला ये सारा नोट करोगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, पॉज करके प्रॉपरली, फिर स्टार्च क्या होता है, अदर कार्बोहाइड्रेट के नाम, ये नोट करोगे प्रॉपर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, बहुत ध्यान से सुनना और एकदम फोकस करके पढ़ोगे। देखो क्या होता है, सेल में मैंने सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन बनाई है जिसे मैंने सेल मेम्ब्रेन बोला। अच्छा, एक वर्ड मुझे आपको बताना था, नोट करके बता देता हूं यहां, तो आपको आइडिया रहेगा। देखो, नोट देखना, देखो, सेल माइनस सेल वॉल, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये एक बात थी जो मुझे बतानी चाहिए आपको। जैसे क्या, ध्यान से देखना बेटा, ये वर्ड होता है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो मेरे पास ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसमें से सेल वॉल हटा दूं, मैं क्या रिमूव कर दूं, सेल वॉल को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आया भाई, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सब होगा, पर उसे मैं प्रोटोप्लास्ट बोलूंगा। अब यहां पर एक बच्चे के दिमाग में, आपके में भी आ रहा होगा डाउट कि ऐसे तो सर एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट बोलना चाहिए। नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। जिनके अंदर सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, उनकी अगर हम सेल वॉल हटा दें, मैं सिर्फ प्लांट सेल की बात कर रहा हूं, सेल वॉल हटा दें तो जो सेल मेम्ब्रेन और अंदर की सारी चीजें हैं उसे मैं क्या बोलता हूं, प्रोटोप्लास्ट बोलता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हां, इसको याद रखेंगे। अब आ जाओ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, आप जरा ये सेल देखो, सर सेल दिख रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर क्या है सर, सेल वॉल है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है सर। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखना ध्यान से। यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो, इसके अलावा क्या मेरे पास और भी मेम्ब्रेन होती है? हां, सब ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन है। जैसे ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी लिपिड की बनी होती है ना, ये भी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये मेरे पास लाइसोसोम है, ये वेसिकल्स हैं कोई, ये क्या है, प्लास्टिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरोक्सिसोम है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके बाहर भी मेम्ब्रेन है, लिपिड की बनी। देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो लिपिड की है ही, इसके अलावा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, सारी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। हम ये देखते हैं बेटा, सेल के अंदर जो भी चीजें मेम्ब्रेन की बनी हो उन सबको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़कर जो भी चीजें हैं जो मेम्ब्रेन की बनी है उन्हें आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख सकते हो, पर वो साथ में मिलके काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या होता है, जैसे ये ईआर है, इस पर ऐसे राइबोसोम लगा हो, आरईआर हो, तो आरईआर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाकर वेसिकल के थ्रू वो किसको देता है, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को दूसरे वेसिकल में फ्यूज, मतलब ऐसे पैक करके यहां से बाहर निकलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो ये आरईआर है, इसने प्रोटीन बनाई, वो यहां चली गई अंदर, यहां खाली जगह में, उसने उसको पैक करा इस वेसिकल में, वो गोल्जी बॉडी से जुड़ा, फिर यहां से मॉडिफाई होके बाहर निकल गया।
तो प्रोटीन बनाया किसने? आरईआर ने। गोल्जी ने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। और कुछ ऐसे वेसिकल्स का नाम लाइसोसोम होता है जो इससे निकलते हैं गोल्जी बॉडी से। अब क्या ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं? कौन? आरईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वेसिकल, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये इनके साथ मिलके काम नहीं कर रहे, ये अलग काम करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के बनी हुई ऑर्गेनल जो मिलकर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में साथ काम करें। इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आरईआर आ जाता है, गोल्जी आ जाता है, लाइसोसोम और वेसिकल आते हैं। ना पेरोक्सिसोम आएगा, ना प्लास्टिड आएगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ये क्यों नहीं आएंगे? क्या ये मेम्ब्रेन के नहीं बने हुए? बने हुए हैं, मेम्ब्रेन के ही हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? ये कोऑर्डिनेटेड काम नहीं कर रहे, ये अलग काम करते हैं अपना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो आप लिखोगे इट इंक्लूड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक साथ मिलकर काम करे। यह शब्द इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन समझ में आता है, एक साथ मिलकर काम करे। इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा ईआर, दूसरा आ जाएगा गोल्जी बॉडी, तीसरा आ जाएगा लाइसोसोम, फोर्थ आ जाएगा वेसिकल्स। तो ये मेरे पास किस में आ गया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ गया। ये किस में आ गया बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ गया। ये सारा, ये सब किस में आ गया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। क्योंकि इन सब के बाहर ऑल दीज ऑर्गेनल्स हैव मेम्ब्रेन। सबके पास क्या है? मेम्ब्रेन है। एंड, ध्यान से सुनेंगे, एंड सबके पास मेम्ब्रेन है। और इसके अलावा सुनने ध्यान से, एंड वर्क टुगेदर, ये साथ काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और अगर मैं आपसे लिखूं कि पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम होते हैं बेटा, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये पार्ट नहीं है किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी अब क्या करती है? आपको ईआर पढ़ाती है, गोल्जी पढ़ाती है, लाइसोसोम, वैक्यूल, सही है। उसके बाद फिर इनको अलग पढ़ाती है, क्योंकि ये अलग तरीके की चीजें हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से, ये अलग है। तो आपके पास अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? देखो, व्हाइल ईच ऑफ द ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये कह रहा है भाई देखो, हर एक ऑर्गेनल का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से बहुत सारी ऑर्गेनल को हम क्या बोल सकते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि इनके फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? क्या क्या आ जाएगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। क्लियर है? देख लो, दी सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या है? कोऑर्डिनेटेड नहीं है, वो इनके साथ नहीं होता, इसलिए वो क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माने जाते। क्लियर है कि नहीं? सोचो, दिमाग लगाओ। भाई देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन तो है, पर वो उनके साथ नहीं काम करते। किसके? ईआर, गोल्जी बॉडी वगैरह के। तो ईआर, गोल्जी बॉडी को कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, गर्ल कॉम्प्लेक्स। ये मिलके काम करते हैं। जी से मतलब गोल्जी, ईआर से मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से मतलब लाइसोसोम, ये मिलके काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इतना ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं नहीं कराता हूं कई बार आपको। और ठीक है, इतना एक बार करें और मुझे बताएं आपको सारा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में आया है आपको बढ़िया से, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इन तीन को पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।
एक चीज और, इसमें आपको डोपा मिलेगा, उसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है।